बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, आज के स्पेशल रिपोर्ट में भी हम मुतअद्दिद खबरें आपकी नज़र करते हैं और उन खबरों के हवाले से जो तफासिल है, एनालिसिस हैं, वो आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हज हाउस की खबर से, क्योंकि हज साल 2023 के सिलसिले में कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है और इस हवाले से इस बार मुतवक्का है कि इस बार जम्मू व कश्मीर से 10,000 के करीब जो आज़मीन हैं उन्हें सफर महमूद पर जाने की इजाज़त मिलेगी और कुरानंदाजी के ज़रिए उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। कुल मिलाकर इस बार जम्मू कश्मीर हज हाउस को 14,520 फार्म जो है वो हासिल हुए थे। जम्मू कश्मीर हज कमेटी को 14,520 फार्म जो है हासिल हुए थे, जिसमें से मुतवक्का है कि 10,000 जो आज़मीन हैं उनकी जो है सिलेक्शन हो सकती है। खबरें ये भी आ रही हैं कि 1370 ऐसे आज़मीन भी हैं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी हैं, लेकिन उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। कुछ खवातीन भी है जिनकी सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन आज जो है श्रीनगर के हज हाउस के बाहर का नज़ारा जो हम आप की नज़र कर रहे हैं, और हमारे नुमाइंदे फैसल इस वक्त हज हाउस बेमिना से ही हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। फैसल, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी सूरत हाल क्या है, क्योंकि कुरानंदाजी के जरिए आज ऐसे आदमी की सिलेक्शन होनी मुतवक्का थी। 2023 की बात करें तो पहले ही फॉर्म जो है सबमिट किए गए थे, उसके बाद पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी अमल में लाई गई थी और सभी को पासपोर्ट भी दिया था। तो और खबरें जो है कुछ दिनों से लगातार ये आ रही थी कि 31 मार्च को जो है कुरानंदाजी होगी, यानी सिलेक्शन प्रोसेस जो हज आज़मीन 2023 की होगी वो 31 मार्च को होगी। तो अभी अभी हमने जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यहाँ पे उनसे बात की तो उन्होंने कहा करीबन 14,520 के करीब फॉर्म्स हमने सबमिट किए, जिसमें करीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल 10,000 के करीब जो हज आज़मीन है वो सफर महमूद पे जाएंगे और इसके साथ साथ कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे भी कुछ लोगों को जो है सिलेक्ट किया गया। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को कहा गया था जो 70 साल से अबो जिनकी एज होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको जो है रसाई दी जाएगी कि वो हज पे जा सकते हो। उन्हीं 70 की जिनकी एज है, करीबन बताया जा रहा है कि 1370 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है सिलेक्ट किया गया है। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि जो सऊदीया हुकूमत है उन्होंने ये जो है कानून भी खत्म किया था कि जो पहले महरम के साथ जो फीमेल यहाँ से हज के लिए जाती थी उनको किसी न किसी की जरूरत पड़ी, या तो भाई की जरूरत होती या उनके फादर की जरूरत होती, यानी वो मसला था कि इनको उन लोगों की शादी नहीं करनी, जिनसे उनकी शादी नहीं हो सकी, उन लोगों को उनके साथ जाना पड़ता था। लेकिन सऊदी अरब ने अक्टूबर में ये ऐलान किया था कि जिन औरतों की उम्र 45 साल से ज्यादा होगी उनको अब जरूरत नहीं है किसी महरम को अपने साथ लाने की, वो अकेले हज कर सकते। तो इस चीज को भी प्रेफरेंस दी गई है कि जो विदाउट महरम हज के लिए जाएंगी उनकी भी तादाद जो पूरे मुल्क में करीबन 4,000 से ज्यादा है, जिनमें जम्मू कश्मीर में जो सिलेक्ट हुए 132 के करीब ऐसे फीमेल्स मस्तूरा थे जो महरम के बगैर जो है इस साल हज के लिए जाने वाले हैं। फिलहाल इस वक्त भी जो है यहाँ पे मीटिंग चल रही है, अंदर सारे जो है कमेटी के मेंबर से चेयरपर्सन वहां पे मौजूद है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंदर मौजूद है और उनका भी इंतजार है। जैसे ही दिल्ली से सिग्नल मिलेगा वहां पे प्रोसेस खत्म होगा, उसके बाद वेबसाइट पे जो है सारा कुछ शेयर किया जाएगा कि किन किन लोगों की जो है सिलेक्शन हुई है जो इस साल हज के लिए जा सकते हैं। ये कब तक ये मुतवक्का है कि ये फहरिस्त या ये जो लिस्ट है मंजर आम आ जाएगी कि कुरानंदाजी के जरिए किन खुशकिस्मत आज़मीन की जो है वो सिलेक्शन हो पाई है? कब तक ये जो है साफ हो पाएगा? देखिए, ये जो टाइम दिया गया था, बताया गया था कि 3 बजे से ये स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत लेट हुआ, डिले हुआ, तो अभी इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। करीबन आधे घंटे पहले ये स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस सिलेक्शन। तो अभी यहाँ पे इंतजार हो रहा है कहाँ से कब वहां से ऐलान होगा और उसके बाद ये भी सामने आएंगे और उन लोगों का नाम बताएंगे जिनको सिलेक्शन होगी। करीबन 4:30 तक जो है ये लग सकता है। 4:30 के बाद सब कुछ मंजर आम पे आएगा और ये पता चलेगा कि कौन कौन से खुशकिस्मत वो लोग होंगे जिनको इस बार सफर महमूद पे जाना होगा। फिलहाल फैसल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। अभी थोड़ा इंतजार है कि अब जो आज़मीन हैं उनकी कुरानंदाजी हो जाएगी और ये कुरानंदाजी का अमल मुकम्मल होने के बाद मुतवक्का है कि इस बार जम्मू कश्मीर से लगभग 10,000 जो आज़मीन हैं उनकी सिलेक्शन हो जाएगी और उन्हें गालिबन सफर महमूद पर रवाना होने की जो है इजाज़त मिल जाएगी जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से और हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज कमेटी ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से। तो इस तरह से
अभी जो ये मरहला है कुरानंदाजी का ये अभी शुरू हो रहा है और माना जा रहा है जिस तरह से फैसल ने अपडेट किया है कि अभी 4 साढ़े 4 के आसपास ही ये अमल मुकम्मल हो सकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर जो टोल प्लाजा है वहां पर रेट जो है वो रिवाइज की गई है और इस हवाले से जो वज़ारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उनकी जानिब से हाल ही में एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये रेट्स जो है हाई हो जाएंगी, रिवाइज किया जाएगा और उसके बाद कितनी % जो है इसमें इजाफा किया जाएगा। उस हवाले से हम आपको ले चलते हैं जम्मू, जहां से हमारी नुमाइंदा रितिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई एक जगहों पर कौमी शाहरा पर ये टोल प्लाजाज है और अलग अलग टोल प्लाजा के लिए अलग अलग रेट जो है वो मुकर्रर की जा चुकी है। रितिका इस वक्त हमारे साथ है। रितिका, जाने की कोशिश करेंगे कि कितने % हाइक हुआ है इस रेट में जो टोल प्लाजा के से लिया जाता था फीस और अब इसमें कितना इजाफा हुआ है और क्या आपके पास इस तरह की कोई लिस्ट है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि रिवाइज यूजर यहाँ पे जो फी रेट्स हैं 2023-24 जो कि अलग अलग टोल प्लाजा के हिसाब से बताए गए हैं, जिसमें 10 से लेकर 15 रुपए या 20 रुपए तक का उछाल देखने को मिला है, जिसके चलते जितने भी टोल प्लाजा हैं जम्मू कश्मीर में वहां पे कल 1 अप्रैल 2023 से नई दरें लागू कर दी जाएंगी। और इनमें ये जो यहाँ पे उछाल किया गया है इसमें आपको बता दूं कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर का जो प्रवेश द्वार है लखनपुर से लेके कठुआ, उसके बाद ठंडी कुई प्लाजा, बनटोल प्लाजा, चुनेनी से लेके नाशरी और साथ ही साथ काजीगुंड से लेके यहाँ पे बनिहाल तक के जितने भी टोल प्लाजा आते हैं यहाँ पे ये नई दरें लागू भी की जाएंगी। अलग अलग टोल प्लाजा के हिसाब से लिस्ट निकाली गई है जिसमें जो लाइट मोटर व्हीकल्स होंगे, हैवी मोटर व्हीकल्स होंगे और साथ ही साथ 20 किलोमीटर दायरे के अंदर में जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स होंगे उनके पास को लेके अलग अलग रेट्स भी यहाँ पे सुनिश्चित किए गए हैं। और तो यहाँ पे संपूर्ण तरीके से डिटेल बताई गई है ताकि लोग जो है वो नई दरों से वाकिफ भी हो सके और कल से कोई दिक्कत का सामना भी यहाँ पे करने को ना मिले। लोगों का किस तरह का रुझान है, लोग क्या कुछ कहते हैं जो रेट्स बढ़ा दी गई हैं, और अगर आपके पास कोई लिस्ट भी है कि कितनी रेट बढ़ा दी गई है तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करिए। जी, आपको बता देना चाहती हूँ कि लोगों की अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ, लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं इन दरों के बढ़ने से, क्योंकि पहले से जो दरें उन पे लगाई जा रही थी लोगों का कहना था वो काफी ज्यादा उन्हें टोल टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे में अगर 10-15 रुपए का उछाल भी होता है तो आप वहीं से आइडिया लगा सकते हैं लोगों पे कितना बर्डन पड़ने वाला है, क्योंकि कल ही का वो दिन है जब से प्रॉपर्टी टैक्स भी लगना है। ऐसे में सबसे पहले लखनपुर से लेकर कठुआ तक की जो यहाँ पे दरें सुनिश्चित की गई है, कार, जीप, वैन और LMV का जो रेट सुनिश्चित किया गया है, सिंगल जर्नी का अगर मैं आपको बताऊं 100 रुपये बताया गया है, लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे रिटर्न जर्नी की बात की जाती है 24 घंटे के अंदर तो 155 रुपये देखने को मिलते हैं, जो कि पहले इतने नहीं थे। पहले यहाँ पे कम रेट थे लेकिन अब बढ़ गए हैं और मंथली पास जो है वो 3405 रुपये, और अगर कमर्शियल व्हीकल जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होंगे 50 यहाँ पे बताए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मिनी बसेस भी हैं, बस या ट्रक भी हैं, कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं, 3 चक्कर जो उससे ज्यादा के जितने भी यहाँ पे टायर के हिसाब से ट्रकों को इजाजत दी जाती है। हर एक का रेट यहाँ पे अलग है, हर एक टोल प्लाजा का रेट भी यहाँ पे अलग बताया गया है। चले रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अब ये रेट्स रिवाइज हो गई है, बढ़ गई है और लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। खासतौर पर जम्मू के अंदर ज्यादा टोल प्लाजा है तो इस वजह से जम्मू की जो आवाम है वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है, बल्कि काफी मायूस कुन उन्हें ये सरकार का फैसला लग रहा है। लोग क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कल से ही ये रेट्स जो है लागू हो जाएंगी और कल से ही प्रॉपर्टी टैक्स भी जम्मू कश्मीर के अंदर लग जाएगा। तो कल कहीं ना कहीं टैक्सों का दिन है और कल से ही ये टैक्सेस जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो जाएंगी। और इस डिस्पेंसेशन पे ये इल्जाम लगता है कि ये सिर्फ लोगों से वसूलते हैं, देते कुछ नहीं है, ये लोग कहते हैं। जम्मू के अंदर भी हमारे नुमाइंदों ने बात की है, उन्हें टोल टैक्स के जो रेट्स बढ़ाने का ये अमल सरकार के फैसला किस तरह लगा, आइए देखते हैं। टोल महंगे हो रहे हैं, ठीक है, तो हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। जैसे गैस महंगा हो रहा है, टोल महंगा हो रहा है और जो इनकम है वो बहुत ज्यादा कम है। तो हम यही चाहते हैं कि महंगाई कम हो, सरकार हमारी सुने
और जम्मू के लोगों को थोड़ी सी राहत दे महंगाई कम करने की वजह से। नहीं भैया, ये अच्छा नहीं है, सभी के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये टोल महंगा नहीं होना चाहिए। सभी गाड़ी लोकल भी है, सभी चलती है यहाँ। ठीक है, टोल से नुकसान नहीं। अभी जो सड़क जिस साल की ये सड़क है, वैसे तो टोल होना नहीं चाहिए, यहाँ पे टोल बंद होना चाहिए। आगे सरकार अगर अच्छे रोड देती है, टोल देने में कोई बुराई तो नहीं है। वैसे सरकार के हिसाब ने ठीक हुआ ना, आम बंदे के हिसाब ने ठीक नहीं हुआ है। आम बंदा कुत्ते जाओ केड़े टोल पर क्या राय है थोड़ी, जिस तरीके से टोल महंगा हो? टोल महंगा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई। चलिए, सरदार जी भी यही कहते हैं कि ये जो टोल बढ़ा दिया गया है ये सरकार के हिसाब से अच्छा हो रहा है, लेकिन जो जनता है, अवाम है, उनकी तरफ से अच्छा नहीं हो रहा है। बात करते हैं कश्मीर की, क्योंकि माह रमज़ान के शुरू होते ही वादी कश्मीर की सड़कों पर, चाहे शहर हो या गांव हो या कस्बा जात हो, वहां पर गैर मकामी, गैर रियासती भिखारियों की तादाद बढ़ रही है। और इस हवाले से लाल चौक से लेकर दीगर इलाकों की जितनी भी मसाजिद हैं, वादी के तरफात में जब हम देखते हैं तो वहां मसाजिद के बाहर या अलग अलग सड़कों पर भी ऐसे गैर मकामी भिखारियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। और इन भिखारियों में बच्चे भी ज्यादातर शामिल हैं। हालांकि पूरे मुल्क के अंदर बच्चा मजदूरी पर पाबंदी आयद है, लेकिन बच्चों की भिखारी पर या भीख मांगने पर पाबंदी क्यों नहीं है, ये एक सवाल है। न सिर्फ इतना, बल्कि इल्जाम यह भी है कि ये जो आज भिखारी यहाँ पर हैं, ये एक मंसूबाबंद पॉलिसी के तहत लाए जाते हैं, जिसमें कुछ ठेकेदार लोग हैं और वही ठेकेदार इसका फिर अपना परसेंटेज भी लेते हैं और उन्हें लाने ले जाने में उनकी जिम्मेदारी होती है। तो उस हिसाब से ये बच्चा मजदूरी भी बन जाती है। तो इस हवाले से श्रीनगर के लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो अंडर एज बच्चे हैं, छोटे छोटे, जिनकी उम्र अभी पढ़ने की है, उनको यहाँ लाया जाता है, उनको अलग अलग जगहों पे डाला जाता है। जैसे यहाँ के मस्जिद शरीफ है, यहाँ के जो रेलवे स्टेशंस है, यहाँ के जो हाईवे है, वहाँ पे इनको छोड़ा जाता है। ये अलग अलग जगहों से आते हैं, इनको यहाँ लाया जाता है। कौन लाता है उस चीज़ से हमें नहीं पता है कि इनको यहाँ पे कौन लाता है, लेकिन इनको जो भी ये लाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, इनके हाथ में अलग अलग चीज़ों को थमाया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। अगर इनको ये कहते हैं कि हमें कोई चीज़ नहीं लेनी है, ये लगभग आपके पीछे यहाँ से लेकर लाल चौक तक पीछे आएंगे, नहीं आप जी हमारी चीज़ ले लो। जो ये रमज़ान आता है तो रमज़ान में यहाँ पर जो है नॉन लोकल भिखारी जो है बहुत ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ जाती है। हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी तादाद अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी को भी चलने नहीं देते, वो भीख मांगते हैं, ऐसे वो पकड़ते हैं, नहीं हमें दे दो, हमें दे दो। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, ये कहाँ से आते हैं, पहले ये बताइए हमें। दूसरी बात, चलो, कश्मीर के लोग तो काफ़ी बरसों से सरकार से ये बोलते आए हैं, कहते आए हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी इस मामले पर जवाब नहीं दिया है। बात इतनी ही रही है, क्योंकि अब ऐसे लोग जिन्हें जो इन बच्चों को, इन भिखारियों को यहाँ ला रहे हैं और उसके बाद अपना ट्रेड, अपना बिजनेस के साथ मंसूब करते हैं और उनसे फिर परसेंटेज भी ली जाती है, फिर इनको आशाने भी दिए जाते हैं, रहने के लिए जगह भी दी जाती हैं, फिर सुबह वापस उनको मस्जिदों पर ड्रॉप करना, पिक करना, ये एक मैकेनिज्म जो है इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अब जबकि ये बच्चे काम भी कर रहे हैं और जो जुर्म है, ये बच्चों की एज है पढ़ने की, इनका अपना मुस्तकबिल बनाने की, लेकिन एक साजिश के तहत, एक मंसूबा के तहत इनकी पढ़ाई का जो करियर है, जो वक्त है, वो ज़ाया किया जा रहा है। और इस हवाले से अगरचे सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन वो नाकाफी बताई जा रही है। चाइल्ड लाइन NGO एक है जिसे सरकार की जानब से इजाज़त भी है कि वह ऐसे बच्चों के तरफ तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि हमारी नज़रों से भी बहुत सारे ऐसे मामलात आए हैं और हमारे पास एक टोल फ्री नंबर भी है, उस पर जो बच्चा शिकायत करता है तो उस मामले में हम कार्रवाई करते हैं। अभी तक हमने चाइल्ड लेबर के 68 मामले जो है वो दर्ज किए हैं और भीख मांगने के 111 मामले भी किए हैं और उन्हें रेस्टोर करने के 343 केसेस हमारे पास है। आ रहा है कि शायद ही हो सकता है कि इसके पीछे कोई ऐसा ग्रुप काम कर रहा होगा जिनका ये बिजनेस का जरिया है, या वो जिसके लिए वो बाहर से आए हैं,
यहाँ पे काम करने, लेकिन वो तो यहाँ से यहाँ तो आते हैं झाड़ू बेचने के लिए, लेकिन अब जो बड़ा झाड़ू बेचता है, अब छोटा बच्चा रह गया, अब कहते हैं कि उसको भी किसी काम पे कोई एंगेज रखेंगे, तो उनको क्या करते हैं, उनको पेन देते हाथ में, ये बेचो, या वही रुमाल जो गाड़ी साफ करने के लिए देते, ये बेचो। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स डायरेक्टली उनको काम करवाते होंगे, या उनके पीछे कोई ऐसी संस्था होगी, कोई बंदा होगा जो उनको काम करवाता होगा। अभी तक जब भी हम कहीं पे रेड डालते हैं या कहीं पे बच्चों को लेके इंटरवेंशन करते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि ये बच्चा कहाँ से आए हो, तो वो बोलता है कि हम नगरोटा से आए हैं। और कश्मीर, खासकर मैं यहाँ के लोकल बच्चों की बात करूँ, लोकल बच्चे बहुत ही कम क्या मैंने ना होने के बराबर हमने देखे यहाँ। फर्ज कीजिए एक टाटा गाड़ी चल रही है और कंडक्टर उसमें अंडर एज है, मैं इस अंडर एज बच्चे को देखता हूँ, तो जब मैं उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहता हूँ तो देखता हूँ कि यही ये बच्चा वाहिद सहारा है उसके घर का। अब अगर मैं उसको चलिए हम बच्चे से पूछते हैं कहाँ से आए हो, बोलते हैं नगरोटा से आए हैं, लेकिन अभी तक इसकी कभी तहकीकात ही नहीं हुआ कि आखिर ये नगरोटा से क्यों आते हैं। बात करते हैं ड्रग्स की, क्योंकि ड्रग्स ही अब मौजिब बन रहा है माँ को कत्ल करने का, बहन को कत्ल करने का, कत्ल का, और न जाने कितने वाक़ात के लिए जो ड्रग्स के लोग हैं, जो ड्रग्स में मुलविस है या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जब वो ड्रग्स पे इंतहा कर जाते हैं तो उसके बाद उनके हाथ से कत्ल भी हो जाता है। बहरहाल आपने देखा ही होगा सोपोर के अंदर क्या कुछ वाक़ा हुआ है, लेकिन ड्रग्स को लेकर श्रीनगर के ख़याम के अंदर एक फैमिली जो है सामने आई है और उन्होंने कहा है कि यानी इस फैमिली की एक फर्द ने कहा कि उनके घर में एक फर्द ड्रग्स का आदी है, ड्रग्स का शिकार है, लेकिन वो पड़ोसियों को भी मारता था, पड़ोसियों के भी जो है पत्थर लगाता था, उनके खिड़कियां तोड़ देता था, नुकसान पहुंचाता था। उस वक्त उनके घर में अफरादी कुव्वत कम थी, उन्होंने पुलिस से मदद मांगना चाहा, लेकिन जब उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया तो पुलिस ने कहा कि हमारे पास कोई कानून नहीं है कि हम इसको एहतियातन हिरासत में रखेंगे। उस हवाले से उनका कहना है कि जिस वक्त एक फैमिली को अथॉरिटीज का, पुलिस का सपोर्ट मिलना चाहिए इस ड्रग एडिक्ट को डील करने के लिए, उस वक्त उसे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उस खातून का क्या कुछ कहना है, पहले आप तक ये पहुंचा। हम उस टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे थे कि आप इस चीज़ के लिए मतलब जो ये यहाँ पे कश्मीर में ड्रग्स है, इसके लिए आपका क्या वे आउट है, यहाँ पे आपने क्या फैसिलिटीज़ रखी है। जैसे जो फैमिलीज वो वहाँ पे हमें बोल रहे थे कि इसको आप यहाँ पे मतलब मेंटल हॉस्पिटल रखो और अटेंडेंट साथ रखो। अब जो नहीं अटेंडेंट को रख सकता है, जिनके घर में होगा ही नहीं अवेलेबिलिटी अटेंडेंट रखने की, वो किसको रखेंगे, वो कैसे ट्रीट करेंगे अपने उस पेशेंट को। उसने पर वो जैसे ड्रग इसका आए दिन होता ही रहता है, हमला करना, क्योंकि फिर इनकी मेंटल स्टेट भी खराब रहती है। ठीक है, तो कल क्या हुआ, परसों इसने मोहल्ले वालों को जाके हमला किया, शीशे तोड़े, किसी की गाड़ी के शीशे तोड़े, जो कि मतलब 6-7 हज़ार के उसके वो आगे पीछे के शीशे थे। और फिर मोहल्ले वाले आए, उन्होंने उसको बहुत पीटा। वो तो पीटेंगे ही, क्योंकि जब कोई गलत है तो वो तो पीटेंगे ही ना। तो वो उसी बेसिस पे हमने फिर पुलिस की हेल्प उस टाइम पे ली थी कि आप आओ, आप इसको ले जाओ, इससे पहले कि ये और डिस्ट्रक्शन कर सके। बट जब उनको पता चलती है कि ये ड्रग केस है, उनके पास ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो ड्रगिस्ट को ले सके अपने पास। अभी हमने उसको प्राइवेटली, एक फाउंडेशन है बाहर बहुत सारी, प्राइवेटली अप्रोच किया है, उसको रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा है। नहीं, यहाँ पे जो भी प्राइवेट में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, उनका एक तो कॉस्ट है, ऑब्वियसली जो कॉस्ट होना भी चाहिए वो है, जो भी उनका कॉस्ट है वो नहीं हम अफोर्ड कर सकते थे जितना उनका कॉस्ट। चलिए, सनम एजाज हमारे सीनियर साथी इस मामले को लेकर हमारे साथ हैं, इससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सनम, आपने देखा कि हम कहते थे कि फैमिलीज सामने नहीं आती हैं, सोसाइटी सामने नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा कि ऐसे ड्रग एडिक्ट्स अब अपने रिश्तेदारों को
कत्ल भी कर रहे हैं और फिर नुकसान भी पहुंचाते हैं जो आस पड़ोस के लोग हैं। और ख़याम की जो फैमिली है खुद सामने आ गई है, लेकिन इनका कहना है कि जब उन्हें लगा कि वो अपने उस फर्द का, चाहे जो भी उसका रिश्तेदार था जो ड्रग एडिक्ट था, उसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया घर वालों से। और उसके बाद उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया और पुलिस कहती है हमारे पास कोई कानून ही नहीं है कि जिसके अंडर हम इसको अरेस्ट करें। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इससे पहले कि कोई ड्रग एडिक्ट अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपने भाई का कोई नुकसान करे, कत्ल करे, पड़ोसियों का कोई कत्ल करे, किसी को मारपीट दे, उससे पहले कि उससे ट्रीट किया जाए, अथॉरिटीज की जानिब से हेल्प होनी चाहिए। वो हेल्प क्या हो सकती है और उसमें क्या आपको नहीं लग रहा कि कानून साजी की भी जरूरत है? देखिए हिलाल, हमें देखना पड़ेगा कि इसमें इससे बड़ी बेबसी और वालिदैन के लिए क्या हो सकती है कि उनका बच्चा जो है वो ड्रग्स में है, वो मर रहा है, ये मर रहा है, वो आज नहीं तो कल वो माँ बाप के हाथों में ही मरेगा, लेकिन उस बेबसी का इलाज उनके पास नहीं है। अब हम यूजुअली हम कहते हैं सरकार, लेकिन पुलिस यहाँ पे क्या करेगी? पुलिस के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब इसको ड्रग एडिक्ट को कहीं हॉस्पिटल में रखा जाता है तो वो डॉक्टर्स जो होते हैं उसको तो वो दवाई देते हैं, वो दवाई के साथ थोड़ा थोड़ा ड्रग भी देते हैं उसकी लेवल कम करने के लिए। ऑल ऑफ अ सडन उसको ये ड्रग्स वगैरह उसको नहीं दी जाती है, उसको विड्रा नहीं की जाती है, या आस्ते आस्ते उसको विड्रा की जाती है। तो वहाँ पे जो हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे ये प्रोसेस चलता है, उसको महीना रखते हैं, आस्ता आस्ता डोज कम करते हैं दवाइयों का। उनके पास ये चीज़ है, पुलिस के पास कहाँ से होगा? पुलिस इसको उठा के लॉकअप में अंदर रखेगी, थाने में रखेगी। वहाँ पे बहुत से केसेस जो हैं, पुलिस ने जो रिपोर्ट भी किए हैं कि ये लोग जब इनको ड्रग नहीं मिलती, अपना सर जो है वो दीवारों के साथ मारते हैं, फोड़ते हैं, अपने आप को मारने के, जख्मी करने की कोशिश करते हैं। और उसमें पुलिस को परेशानी हो जाती है कि अगर हमने इसको लॉकअप में रखा और फिर लॉकअप पे इसने अपने आप पे कोई नुकसान पहुंचा दिया, इसकी डेथ हो गई, इसका कुछ हो गया, तो पुलिस वाले फिर आगे वो कानूनी कार्रवाई में आ जाते हैं। तो पुलिस इसे यहाँ पे अपना पल्ला झाड़ना कोशिश करती है, वो कहती है हमारे बला ये इतना चढ़े। सरकारी तौर पे यहाँ हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए थे बड़े पैमाने पे। अब सरकार ने शुरुआत की है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक है, लेकिन जो तादाद निकल के आ रही है, जिस तरह से देखिए सोपोर का कल वाक़ा हुआ, वहाँ आपको पता है कल जो फोन वहां से आ रहे थे कि यहाँ 20 लोग और हैं, यानी एक मोहल्ले में 20 लोग हैं। तो इतने लोगों को अगर सोपोर के ड्रग एडिक्शन में रखा भी जाए तो कितनों को रखा जाएगा? तो इसके लिए एक बड़े पैमाने पे हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने हैं। अगर कुछ प्राइवेट्स बने भी हैं, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनको या तो वो बिजनेस सेंटर बनाने के यहाँ लाया, उनका खर्चा वर्चा वो सब पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी, इसके लिए सरकार को एक अलग से उस तरीके से रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने कि लोग सारे इसमें कैटर हो जाएं, जितने भी लोग इसमें वाले हैं, यानी बड़े पैमाने पे हमारे जो इदारे हैं उनको कन्वर्ट करना भी पड़े तो वो करे, लेकिन इस मुसीबत से इस वक्त हमें नजात दिलाए। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, इस हवाले से अपना नुक्ता नजर रखने के लिए। कुल मिलाकर यही है कि चैलेंज बहुत बड़ा है और इस चैलेंज को जहां अब सोसाइटी धीरे धीरे टैकल करने की कोशिश कर रही है, फैमिली सामने आ रही है, वहीं पर सरकार को भी अपना अप्रोच जरूर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट को कंट्रोल करना कभी कभार एक फैमिली की बेबसी उस वक्त देखी जाती है, एक फैमिली उसका मुकाबला नहीं कर पाती और उसमें अथॉरिटीज का हेल्प बहुत जरूरी है, जिस तरह से खातून ने अभी कहा है। तो इस वजह से ये अथॉरिटीज का हेल्प किस तरह से चैनलाइज हो जाए, ये एक इशू है, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और इसमें जो थिंक टैंक्स है या इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, कंसर्न डॉक्टर साहिबान हैं, तो उनके सलाह मशवरे से ही इस मसले का भी हल निकाला जा सकता है। शर्त यह है कि इसकी तरफ खास तवज्जो दी जाए। तो नाज़रीन, यह था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।